नमस्ते, मैं नंदन शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं। कल मैं भाषा से संबंधित बात बताया था। आज मैं भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर दिखाऊंगा, मगर इससे पहले मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए भाषा किसे कहते हैं जानते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जो माध्यम अपनाते हैं, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जो माध्यम अपनाते हैं, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। इसके बाद और है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो आंसर होगा भाषा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाम लिखने को बोला है। तो नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो ये आप लोग का भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है। वो माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इन्हीं 3 प्रकार से मनुष्य अपने भावनाओं को, विचारों को आदान प्रदान करता है एक दूसरे से, और समाज में इसी तरह से चलता है। फिर भी सांकेतिक भाषा का उतना महत्व नहीं है जितना कि मौखिक और लिखित भाषा का है। इसके बाद मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अब आ गया आपका मौखिक भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? आंसर होगा जब हम अपने विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान बोलकर करते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाती
तो जब हम अपने विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान बोल कर करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। उसी प्रकार लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान लिख कर करते हैं। आदान प्रदान क्या होगा? लिख कर। लिख कर करते हैं तो वह क्या होगा? लिखित भाषा कहलाएगा। लिखित भाषा कहलाती है। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाता है। अब अगर सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों या भावनाओं, ठीक है, भावनाओं का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से, क्या? संकेतों या इशारों के माध्यम से करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाता है। तो ये हो गया सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान संकेतों या इशारों के माध्यम से करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाता है। तो ये प्रश्न उत्तर है, आप लोग लिखते जाइएगा वीडियो को रोक रोक के। इसके बाद और आता है बोली के विषय में नहीं पढ़ा था। बोली के विषय में मैं बता रहा हूं। किसी एक विशेष अंचल का अल्प विकसित भाषा जो लिखित रूप में प्रयोग न होकर सिर्फ बोला जाए उसको बोली कहते हैं। तो आइए बोली किसे कहते हैं वो लिखा देता हूं। बोली किसे कहते हैं? तो आंसर होगा इसका किसी एक अंचल में किसी एक अंचल का वह अल्प विकसित भाषा जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से हो उसे बोली कहते हैं। ठीक है। तो हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे भी भाषाएं हैं जो लिखित रूप से प्रयोग नहीं होता है, वह क्या है, सिर्फ मौखिक रूप से प्रयोग होता है। जैसे बिहार का भोजपुरी भाषा हो गया, तो ऐसे मारवाड़ी भाषा हो गया राजस्थान का। इस प्रकार ऐसे कई भाषाएं हैं जो सिर्फ मौखिक रूप से प्रयोग होता है, लिखित रूप से नहीं होता है। इससे पिछले क्लास में बताया था कि हमारे हिंदुस्तान के संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान किया गया है।
क्यों इन 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान किया गया है? क्योंकि एक भाषा को बोलने के लिए आपका व्यवहार जो है लिखित और मौखिक दोनों ही तौर से निरंतर होते रहना पड़ेगा। एक समय में अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी ये सब भाषाएं लिखित रूप में भी था, इसका हुआ भाषा कहलाता था, मगर काल क्रमानुसार वह भाषा जो है लिखित रूप से प्रयोग नहीं हुआ, और जिस कारण आज उन्हें सिर्फ बोली कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि आज वर्तमान में उनका व्यवहार लिखित रूप से नहीं होता है। किंतु अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो इन भाषाओं से कविता वगैरह भी लिखे जाते रहे हैं, जो आपका 9-10 का पुस्तक में मिलेगा, कक्षा 9-10वीं की कक्षा में मिलेगी। तो उस काल में अवधी, मगधी, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी ये सब भाषाओं को भाषा कहा जाता था, मगर वर्तमान में ये सिर्फ बोली रह गया है। तो भाषाओं का उन्नति अवन्नति भी होता रहता है। ठीक है, अब अगर कहें भाषा और बोली में क्या अंतर है, या फिर बोली और भाषा में क्या अंतर है, तो देखते हैं। बोली और भाषा में क्या अंतर है? तो बोली और भाषा में क्या अंतर है? बोली किसी अंचल का वह अल्प विकसित भाषा है जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से होता है, मौखिक रूप से होता है। ठीक है, ये हो गया बोली। अब भाषा अगर कहा जाए तो भाषा कहलाने के लिए लिखित और मौखिक तौर से अपना विचार प्रकट करना पड़ेगा। तो भाषा कहलाने के लिए क्या कहना पड़ेगा? उसको निरंतर कंटिन्यू, नहीं तो उन्नति अवन्नति भी होता है। जैसे अवधि, ब्रजभाषा ये सब का अभी अवन्नति है, उन्नति नहीं है, तो निरंतर लगेगा, तभी जाके वो क्या होगा, आपका भाषा कहलाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यार, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जब हम किसी भाषा का व्यवहार लिखित और मौखिक रूप से कई लिखित और मौखिक रूप से करते हैं। जब हम किसी भाषा का व्यवहार लिखित और मौखिक रूप से कई वर्षों तक करेंगे तो वह भाषा कहलाती है।
ठीक है। कई वर्षों तक का शब्द क्यों उच्चारण किया? क्योंकि मैं आज 1-2 महीना से अगर लिखना प्रारंभ किया तो भाषा नहीं कहलाएगा। उसके लिए बड़ी बड़ी साहित्य का रचना करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा साहित्य का रचना करना पड़ेगा, कविता कहानी वगैरह होना पड़ेगा, बड़े बड़े आर्टिकल लिखना पड़ेगा, रचना लिखना पड़ेगा। ये सब कई वर्षों तक होना पड़ेगा और उन पर कोई विशेष सम्मान प्राप्त होना पड़ेगा, उन पर कोई विशेष सम्मान प्राप्त होना पड़ेगा, तभी जाके वह भाषा के क्षेत्र में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी बांग्ला भाषा में, ऐसे तो और भी हिंदी में भी रचना किए हैं, मगर बांग्ला भाषा में इतनी रचनाएं किए हैं कि वह एक धरोहर के रूप में रह गया। और बांग्ला भाषा जो पश्चिम बंगाल का बांग्ला भाषा जो है वह भाषा कहलाने लगा। उसी तरह असम का देखिएगा तो असम का असमिया भाषा, कोई अखमी कहता है, अखमिया भाषा बोलते हैं, उनके उच्चारण में अखमिया भाषा कहते हैं। तो उन्हें भी देखा जाए तो ज्योति प्रसाद अडवाला जी है, माधव देव जी है, शंकर देव जी है, ये ऐसे महान लोगों ने, महान पुरुषों ने उनके भाषा में अर्थात असमिया भाषा में कई रचनाएं किए हैं, जो कि एक धरोहर के रूप में रह गया। इस कारण असमिया जो है वह बोली नहीं होकर भाषा है। मगर भोजपुरी भाषा अगर कहा जाए उदाहरण के तौर पर, तो भोजपुरी भाषा बोली है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो कि हम उसे धरोहर के रूप में रख सकते हैं या उसके ऊपर कोई पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हो। तो इसलिए ये था आपका बोली और भाषा में अंतर। आज के लिए इतना ही, मैं इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।